4 अगस्त का ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है ग्रुप डी एग्ज़ाम का। तो जिन बच्चों का अगर 4 तारीख के बाद एग्ज़ाम है उनको शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो पूरा एक्चुअल और डिटेल में हम एनालिसिस करवा रहे हैं एक सवाल का। तो आप बहुत ध्यान से देखें, और सारा सवाल है, एक भी सवाल बाहर नहीं है। तो बहुत जितना सवाल आया हमारे पास सब कुछ करवा रहे हैं डिटेल में। ध्यान से सुनिए आप केवल। देखिए बाबू, सबसे पहला सवाल ये है कि 2 जून 2026 को किस भारतीय राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो सबको पता है कि तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था। किससे था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। इसका स्थापना कब हुआ? 2 जून 2014 को। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ है? 2 जून 2014 को। लेकिन तेलंगाना अलग किससे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं बाबू, कि यहाँ पर कह रहा है, आप देख लियो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी रेवंत कुमार रेड्डी हैं। तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत कुमार रेड्डी। तो ये बहुत ध्यान रखना है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत कुमार रेड्डी। अब नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं कि मई, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, कि मई 2026 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार द्वारा किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान सम्मानित किया है। किसको? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। किस देश के? तो स्वीडन के। अब इस आपको पुरस्कार का नाम याद रखना है कि रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार्स, क्योंकि लगभग 34-35 पुरस्कार पूरा प्रधानमंत्री को मिल चुका है। तो आपको ध्यान रखना है ये बात कि किस देश का पुरस्कार का क्या नाम है। तो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार था। अभी 35 का 35 रखना है, बिल्कुल नहीं। जो आखिरी का 5 है उसको याद रखिए केवल। अब बाबू यहाँ क्या है इसका नाम पुरस्कार का? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार्स कमांडर ग्रैंड क्रॉस, ये पुरस्कार का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये है, बहुत गौर से समझिए, कि मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार ग्रैंड क्रॉस सम्मानित किया गया था। तो सवाल रिपीट है। नेक्स्ट सवाल में यहाँ देखिए, नेक्स्ट सवाल ये है कि अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी को लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के। अब इस बात को गौर से सुनिए बाबू, की कह रहा है कि अप्रैल 2026 में स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। मैड्रिड में आयोजित लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से सम्मानित किया गया है। उनका साधारण प्रदर्शन और खेल में निरंतर उपलब्धियों के लिए इस सम्मान मिलने का कारण दिया गया है। अब बाबू नेक्स्ट सवाल में यहाँ चलते हैं, कि नेक्स्ट सवाल क्या है, कि कहता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 में कौन सा देश लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर 10वीं बार रहने वाला देश कौन है? तो नॉर्वे। लेकिन बात यहाँ देख लीजिए कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है, और ये कब जारी करता है? हर वर्ष 3 जून को जारी किया जाता है। तो इस वर्ष भी कब जारी किया गया था? 3 जून को ही जारी किया गया था। लेकिन इसमें इंडिया का रैंक कितना? टोटल 180 देश भाग लेते हैं। टोटल 180 देशों का रैंक आता है, इसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो 157। केवल दुख की बात यह है कि हम लोगों से बेहतर पाकिस्तान है, जो कि कुछ समझ नहीं आता उसका लॉजिक क्या है, कि पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट भारत से बेहतर है। तो अभी तत्काल याद रखिए कि भारत का क्या है मीडिया रिपोर्ट, मतलब रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर में रैंक कितना है इंडिया का? तो 157। कितना आउट ऑफ 180 में? 180 में से भारत का रैंक कितना है? तो कितना? 157। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कि आप एक बात और ध्यान रख लीजिए, नॉर्वे पहले स्थान पर, नीदरलैंड दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर एस्टोनिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब बहुत गौर से आप सुनते जाइए केवल ध्यान से, और पढ़िए भी हमारे साथ। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा यानी बायोशक्ति पहल में उनका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये शक्ति का फुल फॉर्म क्या होगा? ये बात है स्ट्रेटजी फॉर द हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब इस बात को 2 बार लिख के जाइएगा आप, क्या स्ट्रेटजी फॉर द हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू द नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इस शक्ति का फुल फॉर्म ये हो गया। अब बाबू नेक्स्ट सवाल यहाँ देख लीजिए, क्या हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, कि नासा द्वारा संयुक्त रूप से, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार
किस रॉकेट प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? पहले निसार को समझिए कि निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये फुल फॉर्म है क्या इसका? निसार के। तो निसार नासा किस देश का कंपनी है? तो ये नासा किस देश का स्पेस एजेंसी है? तो यूएसए का, जिसका स्थापना कब हुआ? तो 29 जुलाई 1958 को। भारत में डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 को। लेकिन इसरो का स्थापना कब हुआ? तो 1969 में। तो अब ये जो है नासा और इसरो के द्वारा निसार लॉन्च किया है, किसके द्वारा? तो GSLV F6, GSLV F16 और मार्क 2। तो इसका GSLV का फुल फॉर्म आप जानते हैं ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2। अब इसके बाद बाबू ये अब बहुत ध्यान से याद रख लेना है कि GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। निसार किस देश का मिशन है? तो भारत और किसके बीच? यूएसए के बीच। अब नेक्स्ट सवाल पर ये चलते हैं कि ये सवाल हम कितना बार अभी बताए हैं, ये जब तीनों शिफ्ट कराए तीनों शिफ्ट में बताए हैं और ये आ गया। अब अगर पहले से आप देख रहे थे तो सोचिए क्या मजा आता है एग्जाम में। कर जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो कह जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को। कौन सा? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को। किस पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है तो बाबू? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को। और इसको क्या कहते हैं? सूरहताल भी कहते हैं। कैमा है? 100वां। और 101वां भी पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है अभी तत्काल में। तो भारत में कुल कितना हो गया है? 101। तो अभी अगस्त महीना 2026 तक अब भारत में कितने हो गए हैं क्या रामसर स्थल? तो 101 हो गए। लेकिन 101वां कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 101वां आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अभी किसी बच्चों ने नहीं लिखा है तो आपको लिखना है जरूर। अब देखिए बाबू नेक्स्ट सवाल यहाँ देख रहे हैं कि मई 2026 में भारत की मेजबानी में 12 मित्र देशों की सेनाओं ने कहता बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया है? तो उमरोई मेघालय में। अब देखिए प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? उमरोई मेघालय में। इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? तो टोटल कितने देशों ने भाग लिया है? तो 12 भारत के मित्र देशों ने भाग लिया है। अब इसमें कौन कौन सा कंट्री है? तो इसमें यूएसए भी है, ध्यान रहे। इसमें कौन सा देश? यूएसए भी है, नेपाल भी, बांग्लादेश भी है। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए कौन कौन देश शामिल है। तो भारत के साथ साथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, भूटान, भूटान नहीं, सेशेल्स और फिर क्या तंजानिया और वियतनाम है। अब बाबू नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं यहाँ पे कि आयोजित कब हुआ था? तो 20 से 31 मई 2026 को। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम ये सवाल पहले ही बता चुके हैं कि मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह द्वारा, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं। और देखिए मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित स्मारक पुस्तक का विमोचन। इस पुस्तक में 100 सैन्य कर्मियों के स्मरण किया गया है, यानी याद किया गया है। अब बाबू यहाँ देख लीजिए कि एक पुस्तक है कि द ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड द पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो केजीएस ढिल्लो। नाम फिर से सुनिए क्या है? तो ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो केजीएस ढिल्लो। ये एक बार नहीं, अभी एक आध बार और आएगा एग्जाम में, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब बाबू नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में होने वाली आधिकारिक राष्ट्रीय जनगणना के संचालन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार है? तो गृह मंत्रालय। अब ये इस बार नहीं, हर बार जब जनगणना होता है 10 वर्षों पर, तो वो कौन सा? भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा ही कराया जाता है। जनगणना किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। नागरिकता किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा ही दिया जाता है। आप ध्यान ही रखना है कि जो अभी 2026-27 में जो जनगणना हो रहा है उनका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो रेत कलाकार कौन? सुदर्शन जो है उनको बनाया गया है। तो बहुत ध्यान रखना है ये बात भी, ये पक्का कोई ना कोई शिफ्ट में आएगा, इसीलिए याद रखिए सुदर्शन को। अब नेक्स्ट सवाल कहाँ है? कि उड़ीसा के हैं। तो क्या है? रेत कलाकार, रेत की मूर्तियां और अलग अलग रेत पर कलाकारी करते हैं। अभी रसिया में से भी कोई पुरस्कार जीत के लाए हैं। तो ये नेक्स्ट सवाल बाबू यहाँ देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे? तो कह रहा है कि मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र में फेफड़ों से ऑक्सीजन को अवशोषित कर पूरी शरीर की कोशिकाओं तक प्रवाहित यानी परिवहन करने का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी का। आरबीसी के फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। अब डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? संक्रमण से लड़ना, यानी जो भी संक्रमण आता है उसे लड़ना। अब यहाँ पर देख लीजिए डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में संक्रमण क्या है? विदेशी आक्रमण यानी बाहरी आक्रमणों से क्या करना है? इसको रक्षा करना है।
प्लेटलेट्स, जिसको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने के जमाने में काम आता है, लेकिन शरीर के अंदर रक्त के थक्का जमाने से कौन रोकता है, हिपेरिन। और बाद में जब शरीर के बाहर निकलता है तो हवा के संपर्क आने से प्लेटलेट्स क्या करता है, ये थ्रोम्बोसाइट्स वो थक्का बनने में काम करता है। प्लाज्मा यह रक्त का एक द्रव भाग है। जितना भी बता रहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जो प्लेटलेट्स है सब तैरते रहते हैं किसमें, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा क्या है, द्रव भाग होता है। और अब देखिए मानव शरीर में, यहाँ देखिए मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कौन करता है, आरबीसी। आरबीसी रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन फेफड़ों से ऑक्सीजन को सोख कर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। काम पहुंचाने का कौन करता है, तो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन। और आरबीसी का रंग लाल होने का कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन तो ही है। अब बाबू देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर। यदि किसी वस्तु को लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है और एक वास्तविक छवि बनती है। छवि कैसा बनता है बाबू, वास्तविक। और लेंस द्वारा आवर्धन क्या होगा, तो इस बात से अब आपको लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/v और माइनस 1/u। और u क्या है, तो वस्तु की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। तो यहाँ पर बाबू बस आप ये देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि u जो वस्तु की दूरी है तो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड जितना भी होता है दर्पण से या लेंस से लेफ्ट साइड अगर कोई वस्तु रखा जाएगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, तो ऋणात्मक ही होगा। तो यहाँ पर ये एफ क्या दिया हुआ है, तो 1/15। अब भी क्या दिया हुआ है, तो भी अभी पूछ रहा है, दिया नहीं है पागल बच्चा। और देखिए यू क्या दिया हुआ है, तो यू क्या दिया है, बताइए जल्दी, यू क्या दिया हुआ है, यहाँ देखे ना आप, अभी यू क्या है, तो -25। अब -25 ऊपर लिख दिए थे माइनस पहले, तो इसको इरेज करना है कि यहाँ माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिले क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन ये वाला माइनस वो गलती से दिया गया है। अब बाबू यहाँ देखिए फिर से कि अगर देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए क्या है कि 1/f यानी कितना था, 1/15। और वो जो 1/25 दिया था, अगर उधर प्लस में हो गया था लेकिन फिर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 1/25 बराबर क्या हो गया बाबू, 1/f, सॉरी 1/v होगा, क्या होगा, तो 1/v होगा। अब वो क्या होगा, 1/v निकालना है। अब दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 75 एलसीएम आता है ना, 15 × 5 = 75, 15 दिया 25 दिया 75। अब ये दोनों को घटाइएगा तो कितना, 2 बटा क्या होगा, 75। और ये किसके बराबर है, तो 1/v बराबर, अगर v बराबर निकालिएगा तो क्या होगा, 75/2। तो 75/2 मतलब क्या हो गया बाबू, 37.5 हो गया, 37.5 हो गया, 37.5 है। तो 37.5 यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन में है। और ये जो है अब जो बन रहा है वो दाहिने तरफ, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दाहिने तरफ। क्यों बन रहा है दाहिने तरफ, क्योंकि बोला है कि सीधा छवि बनना है। छवि कैसा बना है, वास्तविक। वास्तविक कहाँ बन रहा है, दर्पण में दाहिने तरफ बन रहा है, तो ये कैसा होगा, लेंस में, तो ये प्लस होगा। प्लस वाला ऑप्शन क्या है, एक ही। अब कह रहा है कि आवर्धन क्षमता कितना होगा, तो आवर्धन निकालना है। तो आप देख लीजिए ना, ये अभी क्या है, 37.5 आया है। अब उसमें डिवाइड करना है कितना से, तो ये प्रतिबिंब है उसका दिया हुआ है साइज कितना, 37.5। और वस्तु की कितना है, वस्तु कितना दूरी पर था, तो बाबू तो ये कितना है, वस्तु कितना दूरी पर था, तो 25। अभी देखिए ना, ये वाला 25 तो दिया है, 25। अब अगर इसको डिवाइड कीजिएगा माइनस में, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक यहाँ क्या आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 1.5 आ गया तो ये क्या है, आवर्धन क्षमता। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, गौर से इस बात को देखिए है कि नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किस प्रमुख राष्ट्रीय योजना या मिशन के लिए 924.35 करोड़ आवंटित किए गए हैं, तो खेलो इंडिया मिशन के लिए। अभी बताए थे नेक्स्ट पिछले वीडियो में कि मतलब आदिवासी खेलो इंडिया के लिए, जो आदिवासियों की खेलो इंडिया गेम कहाँ किया गया, तो आदिवासियों का खेलो इंडिया गेम कहाँ किया गया, तो छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है, छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में। वो बताए हैं। अब उस बात को आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बार बार उस बात को चर्चा करते रहेंगे। तो आप अब इसमें देख लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि यहाँ कि नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, तो क्या है, सतत विकास लक्ष्य SDG 7 सस्ती ऊर्जा और क्या है, स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्या लगा रहा है, सोलर। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि सोलर में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्यर्थ ही होता है, लेकिन उनका मानना है। अब आगे आप समझिए,
हम अभी क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए एक धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन सा? विद्युत मोटर। तब विद्युत मोटर देखिए ना, अगर आपके घर में भी मोटर लगा होगा पानी का, तो उसमें देखिए वो क्या लेता है, करंट लेता है और चक्का घुमाता है। चक्का घुमाने से क्या होता है, तो पानी नीचे से खींच के ऊपर आ जाता है। वो क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा लेता है लेकिन उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर कहीं आटे पिसाने वाला मशीन देखिएगा तो वो विद्युत ऊर्जा यानी करंट से चलता है और चक्की को घुमाता है। तो वो करंट लिया लेकिन यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तब ना चक्की घूम रहा है। तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, मोटर। और अगर जो आपको दिमाग में आ रहा है, हम समझ रहे हैं कि वो डायनेमो क्या होता था, डायनेमो उल्टा करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो जनरेटर में लगा रहता है आगे। यहाँ देखिए बाबू, पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस पैरा ओलंपिक जो विकलांग लोगों के लिए होता है, वो 2024 में कहता पुरुषों की F64 भाला फेंक श्रेणी में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? सुमित अंतिल। अब एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ सकता है कि सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा भाला फेंक से है, और पैरा मतलब खिलाड़ी है। पैरा कहने का मतलब क्या होता है, तो विकलांग खिलाड़ी हैं। तो सुमित अंतिल कौन सा केवल जीते हैं? तो गोल्ड मेडल जीते हैं। कहाँ पर? जो 2024 में हुआ था। अब ये सवाल मत कहिए कि ये 2024 का है, 2026 चल रहा है, पुराना करंट अफेयर दे रहा है। बिल्कुल नहीं बाबू, ये 4 साल के लिए होता है। तो आप पढ़े नहीं, आपका गलती है। लेकिन ये सब करंट अफेयर पूरा 4 साल चलेगा ही, जब तक नया आयोजन हो जाए तब तक ये वाला सवाल आते ही रहेगा। तो आप देखिए, पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से भाला फेंक यानी जिसको जेवलिन थ्रो कहते हैं, जिसका खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी हैं, में स्वर्ण पदक सुमित अंतिल जीते हैं, फिर नवदीप सिंह जीते हैं, और फिर कौन? देवेंद्र झझड़िया जीते हैं। तो ये तीनों का नाम ये भी याद रखना है कि सुमित अंतिल, नवदीप सिंह और देवेंद्र झझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से। अब बाबू नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ध्यान से गौर से देखिए, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल में कि DRDO और भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली, सतह यानी जमीन पर से हवा में मार करने वाली VLSR सैम मिसाइल का सफल उड़ान प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया गया है? तो एकीकृत प्रशिक्षण रेंज, ITR मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। कहाँ? चांदीपुर उड़ीसा में। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। अब बाबू नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं, तो आप एक एक बार जो लिखे हैं सब डिस्कशन पढ़ा कीजिए। हम तो इसीलिए बहुत चीज छोड़ देते हैं क्योंकि आप बोर ना हो जाए। अब यहाँ देखिए, VLSR सैम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो यह सतह से हवा में मार करने वाली है और रेंज इसका कितना है? 25 से 30 किलोमीटर। और प्रणाली क्या है? लंबवत प्रक्षेपण यानी वर्टिकल लॉन्चिंग है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की वायु रक्षा के लिए ये बनाया गया है। अब देखिए, एकीकृत प्रशिक्षण रेंज ITR इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज कहाँ? चांदीपुर उड़ीसा में। यह भारत की प्रमुख रक्षा प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों के प्रशिक्षण किए जाते हैं। यह उड़ीसा के बालासोर जिले में है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात हुआ कि यह जो चांदीपुर उड़ीसा में है, ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा के बालासोर जिले में। अब बाबू नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक बार DRDO का स्थापना वर्ष याद रख लिए। कौन? DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो कब? इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। अब एक बात ध्यान रखना है कि DRDO का भी अध्यक्ष नया बने हैं। कौन? राजेश कुमार बने हैं। अब नेक्स्ट सवाल बाबू यहाँ पर देख लीजिए कि DRDO भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली VLSR सैम का सफल उड़ान कहाँ से? तो ये सवाल रिपीट कर गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बाबू, यहाँ कि क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक निलंबन का उदाहरण है? तो क्या? तो पानी में रेत को मिलाना। पानी को रेत में यानी पानी में अगर बालू मिला दीजिएगा तो दोनों मिलेगा नहीं। तो ये क्या है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जब नया शादी होता है तो क्या होते हैं? समांगी मिश्रण। दोनों घुल मिल के रहते हैं एक दूसरे में, यानी पूरी तरह से घुले रहते हैं। और जब पुराना हो जाते हैं, 10 साल 20 साल 4-5 बच्चा हो जाता है, तो क्या हो जाते हैं? विषमांगी मिश्रण। ये कहते हैं कि तोरा कैसे पता नहीं हमको हो गया, और तोरा साथ हमको क्या पता नहीं शादी कैसे हो गया। तब वो उस समय तक क्या हो जाता है? विषमांगी मिश्रण। जब स्टार्टिंग होते हैं तो क्या हो रहते हैं? समांगी मिश्रण। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया बाबू? नेक्स्ट सवाल में अभी यहाँ देख लीजिए कि नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि रासायनिक विज्ञान में अवक्षेपण अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है? तो अवक्षेपण 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होकर अघुलनशील ठोस बनाना ही क्या है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया के मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ गौर से समझिए इस बात को। क्या है कि यहाँ AgNO3 और पहले NaCl मिला क्या बनेगा? AgCl और फिर NaNO3। अब एक अभी AgNO3 और NaCl है, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। लेकिन कौन किसका चीज छीन लेता है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी किससे क्या रिएक्शन करेगा? था एक अभिक्रिया श्रेणी हम बार बार बताए हैं, लीजिए एक बार फिर बता देते हैं क्या है। तो अभिक्रिया श्रेणी क्या है? सबसे ऊपर क्या होता है? तो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, लोहा, फिर सीसा, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, और फिर क्या होता है बाबू, चांदी और सोना। चांदी और फिर सोना। सोना सबसे लेस रिएक्टिव, सबसे खचरा कौन होता है, तो सबसे खचरा कौन होता है, तो वो पोटेशियम। पोटेशियम किसी से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, यानी दूसरा चीज चीन में आगे है। अब बाबू भौतिकी के नियमानुसार विस्थापन को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए कौन सी दो आवश्यक शर्तें अनिवार्य किए गए हैं, तो क्या है, परिणाम और दिशा। कहता भौतिक के नियमानुसार विस्थापन को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए कौन सी दो आवश्यक शर्तें अनिवार्य हैं, तो परिणाम और दिशा। परिणाम का मतलब मैग्नीट्यूड, दिशा का मतलब क्या है, तो दिशा का मतलब डायरेक्शन आप जान ही रहे हैं। अब बाबू ध्यान रखिए विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन के लिए एक बात आपको ध्यान ये रखना है ना कि अगर एक पॉइंट से शुरू करके यहाँ पर पॉइंट चले और फिर घूम के आ गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन विस्थापन अगर ये पॉइंट ये है ये, और अगर यहाँ से चल के यहाँ आए तो विस्थापन ये है, अगर यहाँ से यहाँ चल के आएंगे तो ये दूरी हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट गए तो विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहते हैं, विस्थापन। और विस्थापन एक प्रकार का क्या है बाबू, सदिश राशि है। विस्थापन एक प्रकार का है सदिश राशि। अब नेक्स्ट सवाल में अगर देखिएगा तो यहाँ देखिए, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र में रक्त को उल्टी की दिशा में बहने से रोकने के लिए कौन सा विशेष संरचनाएं क्या करती है काल, तो वाल्व करती है। वाल्व के बारे में हम ये पिछले ही वीडियो में बताए हैं, तब उसको आप देखिए और डिटेल समझिए। अब वाल्व केवल बता देते हैं कि बामें तरफ जो एक ऊपर में क्या होता है अलिंद, नीचे में क्या होता है निलय, तो बामा अलिंद और बामा निलय के बीच बाइकस्पीड, बाएं तरफ क्या होता है बाइकस्पीड, दाहिने तरफ क्या होता है तो ट्राइकस्पीड। बाएं तरफ बाइकस्पीड, दाहिने तरफ क्या होता है ट्राइकस्पीड के द्वारा बायां जो अलिंद निलय और अलिंद होता है वो बाइकस्पीड के द्वारा जुड़ा होता है। बा से बामा, बा से बाइकस्पीड, और दाहिने तरफ जो होता है वो क्या, तो ट्राइकस्पीड के द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ क्या कह रहा है, जब एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस तीव्र यानी बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है बताइए। अब यहाँ आप फिगर से भी देख के समझ सकते हैं, तो कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिएक्शन को समझ लीजिए, यहाँ पर रिएक्शन को समझ सकते हैं। रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस एसिड, ये तो बनेगा साल्ट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए आप, क्या है, तो यहाँ पर रिएक्शन देखना है आपको, गौर से देखिए। सबसे पहले क्या है, तो NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं। किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, HCl से। HCl से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl, ये जो खाने वाला नमक है। उसके बाद क्या बनेगा बाबू, तो जल। उसके बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर जाकर चलते हैं, तो देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन सा कथन है, ये आपको बताना। सही कौन सा कथन है, तो जो पर अब आप ये आपको परमाणु मॉडल पढ़े ही होंगे रदरफोर्ड का, कि एक क्या होता है, तो लोहे सोने के परत होती है जिसपे अल्फा किरणें का बौछार कराया जाता है। तो कुछ जो होती है सीधा सीधा पास कर जाती है, कुछ जो होती है रास्ता भटक जाती है, कुछ क्या है वापस लौट जाती है। तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर स्थित होता है, नाभिक के अंदर ही होता है। तो बाबू नाभिक के अंदर कौन कौन सा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन लपू होता है बाहर, चक्कर काटते रहता है। अब और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन का कैसा होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, तो न्यूट्रॉन कैसा होता है तो चार्जलेस होता है। नाभिक के आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है, जिसके पावर 5 गुना छोटा होता है। अब यहाँ बाबू ये आगे देख लीजिए, अब ये बात को आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब हम ये चल रहे हैं, एक बात ये बता देते हैं क्योंकि ये पक्का कोई ना कोई सवाल सीपी में आने हैं कि नाभिक का आकार कितना है, 10 के पावर -15, और परमाणु का आकार कितना, 10 के पावर -10, तो 10 के पावर -10 क्या कहते हैं, तो एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और जो 10 के पावर -15 है जो नाभिक के आकार है, क्योंकि नाभिक काफी छोटा है, तो नाभिक ऐसे अभी -10 के पावर 15 देख के ही मत सोचिएगा कि 10 के पावर 15 तो ज्यादा हो जाएगा, तो माइनस में जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना छोटा होता है। और प्लस तो इसीलिए क्या है कि 10 के पावर -15 है, 10 के पावर -10, तो छोटा कौन हुआ, नाभिक, क्योंकि नाभिक परमाणु के अंदर ही होता है। तो परमाणु का आकार 10 के पावर -10 जो एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, और नाभिक का आकार 10 के पावर -15 जो एक फर्मी के बराबर होता है। तो इसको एकदम अत्यंत जरूरी है ध्यान याद करके जाना। अब यहाँ बाबू एक तंत्रिका तंत्र कोशिका न्यूरॉन का कौन सा विशिष्ट तंत्र भाग तंत्रिका अवयव को कोशिकाएं से एक दूर दूसरे न्यूरॉन या पेशियों तक ले जाता है, तो एक्सॉन या तंत्रिका कहते हैं अवयव को कोशिकाएं से दूर अन्य न्यूरॉन या पेशियों तक ले जाता है।
यहाँ पर इसको टर्मिनल शाखा कहते हैं। यही एक दूसरे वाला न्यूरॉन होगा उससे जुड़ने का काम क्या करता है, यही करता है। तो बाबू ये डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट कहते हैं अब को ग्रहण करता है, कहीं और से जब सूचना आता है तो ये ग्रहण करता है कौन, डेंड्राइट्स। अब एक्सॉन क्या करता है, अब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, तो एक्सॉन इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं बाबू। तो नेक्स्ट सवाल में ये बहुत देखिए इंपोर्टेंट फिजिक्स का सवाल है। क्या कह रहा है कि एक 500 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उसकी प्रारंभिक ऊंचाई से दुगनी ऊंचाई पर उठा देते हैं तो उसके जो स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि P बराबर स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है। तो h क्या है, ऊंचाई। अगर दुगना उठा दीजिएगा तो नहीं देख रहे हैं, ई बस सबको भूल जाइए। अगर h को दुगना कर दीजिएगा तो P भी क्या हो जाएगा, दुगना, क्योंकि इधर दुगना करे तो इधर भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुगना। अगर यहाँ पर g तो वैल्यू फिक्स होता है तो g को आप कुछ छेड़ ही नहीं सकते हैं। अगर m को दुगना कीजिएगा तब भी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो h को m को दुगना कीजिएगा तभी स्थिति ऊर्जा दुगना, अगर h को दुगना तभी स्थिति ऊर्जा। और h पर आपका कंट्रोलिंग होता है, सॉरी g पर कंट्रोलिंग होता है। g वो खुद के हिसाब से चेंज होता है, वो स्थिति पर यानी जगह पर निर्भर करता है, तो उसको आप कुछ कर सकते नहीं हैं। आप बाबू ने सवाल में कह रहा है कि यदि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त स्राव को रोकना है तो रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो ये पहले ही बता दिए हैं वीडियो में कि इसका काम क्या है, तो संक्रमण और बीमारियों से रक्षा करना है, यानी क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली है WBC। और WBC कार्यकाल 2 से 4 दिन, प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन होता है, और RBC कितना होता है, तो 20 से 120 दिन होता है। अब बाबू जब शरीर के अंदर रक्त रहता है उसे जमने से कौन रोकता है, हेपेरिन रोकते रहता है, लेकिन बाहर जब आता है तो वही क्या है, तो प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, जम जाता है। प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, जम जाता है, और क्या करता है, तो फिर मतलब रक्त को थका जमा देता है कौन, नहीं तो फिर तो बहते रहेगा, सारा शरीर से खून निकल जाएगा। यदि किसी गंभीर चोट के कारण मानव की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कोड क्षतिग्रस्त हो जाता है तो शरीर का कौन सा अंग, मुख्य कार्य या भाग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। तो यहाँ देखिए चोट के नीचे वाले स्थान क्या हो जाएंगे, तो संवेदी और गामक क्षमताएं खो बैठेंगे। तो देखिए अब आपको लगता होगा कि बचपन में ये सिखाते थे कि माथा पर किसी को पीछे नहीं मारना चाहिए क्योंकि वहां पर क्या होता है, मस्तिष्क। तो माथा जितना ही सेंसिटिव चीज, ये नर्व, ये जो है ना रीढ़ की हड्डी वो भी है, तो बच्चन को यहाँ रीढ़ की हड्डी पर भी बहुत गलती से भी नहीं मारना है क्योंकि ये भी अल्ट्रा सेंसिटिव जगह है, ये कम सेंसिटिव जगह नहीं। यहाँ पर अगर लगा, अगर गहराई से चोट लग गया तो फिर पूरा नीचे का फंक्शन ही ऑफ हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को यहाँ भी मारना नहीं है, मिला जुला के कहिए तो बच्चों को मारना सही है ही नहीं। अब आप उन्हें एक सवाल पे चलते हैं कि कह रहा है एक मोल मिथेनॉल का फॉर्मूला का C2H5OH के पूर्ण दहन पर कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होगा, तो 2। आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन यहाँ दिया हो गया है, देखिए C2H5OH प्लस, अगर 3 क्या है, 3 नहीं, वो बाबू वो बैलेंस करने के बाद क्या है, C2H5OH को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2CO2, और 2CO2 बार बार हम बोल दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और क्या बनेगा, जल। अब 3 और जो 2 निकला है वो क्या है, वो बैलेंस करने का बाद है, वो क्या है बाबू, बैलेंस करने के बाद। अब नेक्स्ट सवाल पर ये चलते हैं, तो कितना मोल बनेगा, तो 2 मोल क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान से ये सुनिए कि क्या कह रहा है, जब एक धात्विक चालक को किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की गति कराई जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं परिघटित होती है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चालक में करंट आ जाएगा। तो फैराडे के नियम से आप जानते हैं ना कि ये क्या है, मैग्नेट है, और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, उसके बीच क्या रखा गया है, एक क्या रखा गया है यहाँ पर, ये फिर से ऊपर से देखिए क्या कह रहा है बाबू कि जब एक धात्विक चालक को, ये क्या है, बीच में रखा गया है धात्विक चालक, और इसको जब घुमाया जाएगा तो इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से जनरेटर में तो होता है, जो डायनेमो अंदर आगे लगा रहता है उसमें क्या करता है, घूमने का कार्य करता है, बीच में क्या है, तो एक चालक लगा रहता है जिससे क्या होता है, करंट निकल के बाहर जाता है। फिर पूरा समय आना में लाइट जलता था पहले पुराने जमाना में। अब देखिए बाबू, चालकों के 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर उत्पन्न करता है, चालकों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट सवाल पर अगर चलें तो देखिए, गौर से देखिए, भौतिकी के नियमानुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किया गया कार्य वर्क डन यानी W बराबर क्या होता है बाबू, तो FS cos थीटा, क्या होता है, FS cos थीटा। तो अब देखिए गुना में है, तो यहाँ पर वर्क डन जो है केवल एक बात पर नहीं, फोर्स पर भी डिपेंड करेगा, ये S मतलब डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करेगा, cos थीटा पर भी डिपेंड करेगा, एक चीज पर नहीं, तीनों चीज पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बाबू, तीनों चीज पर डिपेंड करेगा। सवाल क्या कह रहा है कि किस पर डिपेंड करेगा, तो ये बल यानी फोर्स, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और उनके बीच के कोण यानी तीनों चीज पर निर्भर करेगा। तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बाबू। तो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है
कि जब दो समान कांच के प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत, एक सीधा एक उल्टा को समायोजन में रखा जाता है, तो पहले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है, तो दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलने पर प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर देखिए फिर से सफेद हो जाएगा। बाबू इस गौर समझिए, जब एक सफेद प्रकाश को यहाँ डाले तो ये प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म जो है वो क्या करती है? श्वेत प्रकाश को साथ जो अपने अवयवी रंगों में विभक्त कर देती है। और जब इसको प्रिज्म को उल्टा रख दीजिएगा तो ये फिर सातों को मिला के एक श्वेत रंग बना देगा। समझ रहे हैं ना? और होली में जो 2 रुपये 1 रुपया में 4 पैकेट लेते हैं रंग, वो वाला नहीं होता है। वो जो है आर्टिफिशियल रंग है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध रंग नहीं होता है। अगर उसको मिलाइएगा तो वो नहीं होगा। यहाँ पर ये जो नेचुरल लाइट है, वो लाइट जो है उसको अगर पुनः मिलाइएगा तो एक रंग में पुनः परिवर्तित हो जाएगा। अगर पहले श्वेत लाइट था, उसको प्रिज्म से गुजारने तो कैसा हो जाएगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। और फिर एक उल्टा प्रिज्म रखिएगा तो 7 रंग फिर से मिलकर क्या हो जाएगा? एक श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाएगा। वो बाजार वाला नहीं, अगर ओरिजिनल प्राकृतिक रंग रहेगा तो वो बिल्कुल मिलकर पुनः एक हो जाएगा। तो देखिए 7 रंग पुनः मिलकर क्या है? एक श्वेत रंग में हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल बताते हैं बाबू। और ये बात बताया था पहली बार किसने? सर आइजैक न्यूटन ने। अब अगर यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं तो क्या है कि जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम के कणों यानी पार्टिकल के गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति ये हिलती है, गति भले करती है, कंपन करती है, लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, कण अपनी माध्य स्थिति से आगे पीछे कंपन करते हैं लेकिन गति नहीं करते, यानी चल के कहीं और नहीं चले जाते, बल्कि क्या करते हैं? केवल कंपन करते हैं। अब बाबू कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता को अत्यधिक वृद्धि होने पर समुद्री जल में रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा तो समुद्री जल पर क्या हो जाएगा? तो समुद्री जल अधिक अम्लीय हो जाएगा। इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। आप देखिए समुद्री जल, जो जल कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा वायुमंडल में, तो नीचे से वेपर बनकर समुद्र ऊपर उड़ा है हवाएं, और ऊपर से फिर बारिश जब बनकर आती है तो जो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है वो अम्लीय लेके और साथ सीधे अम्लीय वर्षा होके और कहाँ चली जाती है? नीचे आ जाती है। तो फिर से समुद्र में तो ये पानी जा रहा है, तो वो पूरा पानी समुद्र का जल कैसा हो जाएगा? अम्लीय एकदम पूरा। अगर आप पी के देखिए तो खट्टा नहीं लगने लगेगा, लेकिन हाँ अम्लीयता धीरे धीरे क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। कह रहा है कि लोहे और स्टील के जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? जस्तीकरण कहा जाता है। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे सवाल पर चलते हैं। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? तो ये देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच संरचनात्मक अंतर क्या है? इस बात को देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के एकल रैखिक मार्ग को दर्शाती है, यानी खाद्य श्रृंखला होता है। देखिए यहाँ घास को खाया कौन? टीडा। टीडा को कौन खाया? मेढक। मेढक को कौन खाया? सांप। तो ये क्या है? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन हो गया। लेकिन बाबू यहाँ पर खाद्य जाल क्या होता है? तो ये जो एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है, देखिए ना इधर से इधर, यानी विभिन्न मार्गों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो ये क्या है? खाद्य जाल कहा जाता है इसको। आप पूरा डिटेल में पढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है बाबू? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या होता है? अब ये दोनों बात को पढ़िए, हम ऊपर समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल है नहीं, आज का कंप्लीट पूरा हो गया। तो इस बात को अब एक बार शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा गया है, तो आप जो यूट्यूब चैनल है ज्ञान भूमि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्ञान भूमि के ही नाम से है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो लड़कों का एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए क्या करना है? आपको शेयर करते रहना है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।